हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर क्लास 12 की मैथ पढ़ रहे हैं, सदिश बीजगणित, जिसमें हमने लिया है प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली 10। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। यह सदिश बीजगणित का लास्ट चैप्टर है, लास्ट प्रश्नावली है। प्रश्न नंबर 1 है, यदि वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए स्मॉल वेक्टर ए कामा वेक्टर ओ बी इक्वल टू स्मॉल वेक्टर बी, तो सदिश वेक्टर बी ए का मान होगा। भैया बी ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्विंग में लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या दिया है आपको? दिया है वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए और वेक्टर ओ बी इक्वल टू दिया है स्मॉल वेक्टर बी। ये आपको वैल्यू दी गई है। अब क्या लिखेंगे? सदिश वेक्टर बी ए। देखिए हम शुरू कहाँ से करेंगे? सवाल से ही, जो सवाल में दिया गया है। कब क्या लाना है? सदिश बी ए बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं बी ए का स्थित सदिश। पहले पीछे से लिखेंगे कि ए का स्थित सदिश, ए का स्थित सदिश, ए का स्थित सदिश ऋण बी का स्थित सदिश, स्थित सदिश बराबर ओ ए, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। ओ ए की वैल्यू बेटा कितनी है? स्मॉल वेक्टर ए माइनस ओ बी की वैल्यू कितना? स्मॉल वेक्टर बी। ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी ए, इस वेक्टर बी ए सदिश वेक्टर बी ए बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बिंदु ए तथा बी के स्थित सदिश वेक्टर ए स्मॉल वेक्टर ए तथा स्मॉल वेक्टर बी है, तो ए बी के मध्य बिंदु का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक चित्र, छोटा सा चित्र बनाते हैं। देखिए ए बी है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। हालांकि ये बहुविकल्पी, हमको चित्र नहीं बनाना है, फिर भी हम बना लेते हैं समझने के लिए। ए बी है, इसका मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु मान लीजिए कोई बिंदु, मध्य बिंदु है सी, तो इसका स्थित सदिश मध्य बिंदु जो होता है, इन दोनों बिंदुओं का योग करके बटे 2 कर दीजिए स्थित सदिश का। देखिए बिंदु ए और बी के स्थित सदिश दिया है ना, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्विंग में आप लिखेंगे बिंदु ए का स्थित सदिश, बिंदु ए का स्थित सदिश, स्थित सदिश ओ ए, वेक्टर ओ ए बराबर स्मॉल वेक्टर ए। ऐसे ही बिंदु बी का स्थित सदिश वेक्टर ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेक्टर ओ बी इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल वेक्टर बी। तो भैया आप क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे ए बी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का क्या होता है? जैसे वेक्टर ओ सी हो जाएगा, वेक्टर ओ सी बराबर क्या लिखेंगे? ओ ए प्लस ओ बी, वेक्टर ओ बी अपान 2, यही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग ए बी के मध्य बिंदु का स्थित सदिश, मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी अपान 2। वेक्टर ओ ए की वैल्यू कितना है? वेक्टर ओ ए की वैल्यू है ओ इक्वल टू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान 2। ये हो जाएगा ए बी का मध्य बिंदु। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए कामा बी तथा सी के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा स्मॉल वेक्टर सी हो, तो इसके गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश ज्ञात करिए। गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है जितने शीर्ष हैं ओ ए धन ओ बी धन ओ सी, यानी वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी, तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात होगा ए धन बी धन सी बाई 3, क्योंकि गुरुत्व केंद्र निकालना है। गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? बीच में होता है, त्रिभुज के बीच में। तो भैया लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है सोल्यूशन में, आपको जो दिया गया है वो उतार लीजिए और एक लाइन में उत्तर दिया है। ए का स्थित सदिश, ए का स्थित सदिश, देखिए ना स्थित सदिश दिया ना, स्थित सदिश ए बी सी के, तो लिखेंगे ए का स्थित सदिश
ए का स्थित सदिश वेक्टर ओ ए इक्वल टू स्मॉल वेक्टर ए, ऐसे बी का स्थित सदिश स्मॉल वेक्टर बी इक्वल टू लिखेंगे स्मॉल वेक्टर ओ बी इक्वल टू स्मॉल वेक्टर बी, सी का स्थित सदिश इक्वल टू लिखेंगे ओ सी इक्वल टू स्मॉल वेक्टर सी। अब क्या करेंगे, ए बी सी, देखिए ए बी सी से निर्मित गुरुत्व केंद्र का स्थित सदिश लिखेंगे ए कामा बी तथा सी से निर्मित गुरुत्व केंद्र के स्थित सदिश इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी अपान कितना 3 इक्वल टू कितना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपान 3। यही आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक, तीनों के स्थित सदिश, शीर्षों के स्थित सदिश अपान 3, 3 है तो 3। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी डी ई एक पंचभुज है जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, उसे पंचभुज कहते हैं। ठीक, तो ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी प्लस ए सी वेक्टर ए सी का मान होगा। सभी वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ए सी का मान ज्ञात करिए। क्या करना है पता है, सभी सदिशों का योग कर दीजिए, बस आप आंसर आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ए सी। देखिए आपने पढ़ा होगा शीर्ष और पुच्छ वाला नियम, वेक्टर को जोड़ने का नियम पढ़ा होगा आपने। हम यहाँ इस पे क्या लेते हैं, जो देखिए पहले का आखिरी और दूसरे का बी, जैसे यहाँ पे पहले वाले में वेक्टर ए बी है तो यहाँ बी है लास्ट में, तो किसी में पहले बी होना चाहिए। किसमें है, ये इसमें भी है, तो ये जुड़ेगा, बी बी विलुप्त होकर के ए सी दे देगा। ठीक, हम क्या बताते हैं, हम कहते हैं कि शॉर्टकट में यहाँ फेविकोल मिलना चाहिए। जैसे बी बी समान है तो ये जुड़ जाएगा, ये हो गया फेविकोल, ये जुड़ जाएगा तो क्या दे देगा, एसी दे देगा। ऐसे एसी मिलेगा तो अब इसमें एसी होगा, सी इसमें लास्ट में, अब किसमें सी है, लास्ट में किसमें सी है, नहीं मिल रहा है हमको, एसी का नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा फिर ढूंढिए जो जुड़ जाए, तो एसी फिर ए ई है, यहाँ पे ई ये जुड़ जाएगा, ए डी हो जाएगा, फिर डी जुड़ेगा, डी से सी में जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से जुड़ता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लिख देंगे हम ए बी प्लस बी सी एक साथ हो जाएगा। ठीक, प्लस अब देखिए ए ई लिखेंगे, वेक्टर ए, ये आपको ही सोचना है, सोच पर डिपेंड है, प्लस ई डी, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं, ट्रिक है बस। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बचे ये दोनों, प्लस यहाँ से लिखेंगे डी सी वेक्टर डी सी प्लस ए सी। ठीक, देखिए जोड़िए ए बी, ये देखिए बी बी जुड़ करके क्या दे देगा हमको, वेक्टर ए सी दे देगा। ये दोनों जुड़ करके क्या मिल गया हमको, वेक्टर ए सी। ऐसे ये जुड़ कर क्या मिल जाएगा, प्लस ए डी मिल जाएंगे, मिल जाएगा ना, ई विलुप्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फेविकोल है तो क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। प्लस अब ये दोनों नहीं जुड़ेंगे तो लिखिए डी सी प्लस ए सी। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए, वेक्टर ए सी प्लस ए डी प्लस डी सी जुड़ करके क्या मिलेगा हमको, ए सी, वेक्टर ए सी प्लस ये ए सी। अब देखिए ये जुड़ेगा नहीं, ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी, कितने ए सी, 3 वेक्टर ए सी। यही आपका हो जाएगा आंसर। सॉल्यूशन में ऑप्शन में चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। ठीक, तीसरा ऑप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 का मापांक, कह रहा है सदिश आई माइनस जे प्लस के कैप का मापांक होगा, तो लिखेंगे सदिश आई माइनस जे प्लस के कैप का मापांक बराबर क्या होता है, रूट में आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग। आई का 1 है, जे का -1 है, प्लस के का 1 है स्क्वायर। कितना हो जाएगा भैया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का रूट हो जाएगा कितना, √3। ये हो जाएगा मापांक। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 6 पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 2i माइनस 3j प्लस के कैप तथा -2i प्लस 3j प्लस माइनस के कैप का योग होगा। देखिए योग करना है, इसमें जोड़ना है, बहुत ही सिंपल है, योग करना है भैया। तो क्या लिखेंगे, 2i माइनस 3j प्लस के कैप तथा
माइनस 2i प्लस 3j माइनस के कैप का योगफल बराबर 2i माइनस 3j प्लस के कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। घटाइए भैया, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ घटाएंगे। i को i के साथ घटाएंगे तो 0i मिल जाएगा। 2i माइनस 2i लिख लीजिए और फिर प्लस माइनस 3j प्लस 3j कैप प्लस के कैप माइनस के कैप। कितना मिल जाएगा? 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0। ठीक, प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि सदिश 2i प्लस j प्लस के कैप तथा i माइनस 4j प्लस लेमडा के कैप लंबवत हो। जब लंबवत होंगे भैया तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। यदि दो सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं तो उनका डॉट गुणन 0 होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, यदि जब दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे, लिख दीजिए, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट गुणन मतलब 2i प्लस j प्लस के कैप, ठीक, और डॉट i माइनस 4j प्लस लेमडा के कैप इक्वल टू 0 होता है। यह है नियम, इसी नियम पर सॉल्विंग होगी। इसका इसके साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे -4 प्लस लेमडा बराबर 0। ये हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस लेमडा बराबर 0। i का i के साथ करते हैं डॉट गुणन तो i डॉट i वैल्यू 1 होती है। तो 2 1 2, j डॉट j की वैल्यू 1 तो -4 प्लस k डॉट k की वैल्यू 1 तो लेमडा। तो भैया घटेगा -2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तब लेमडा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। लेमडा बराबर कितना आ जाएगा? 2। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर, डेयर क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी दो आसन्न भुजाएं वेक्टर a इक्वल टू दिया है i प्लस 2j प्लस 3 के कैप कामा वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप होगा। तो भैया जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b ना। तो आप क्या लिखेंगे? दिया है आपको, जो दिया है पहले उतारिए, a b दिया है वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3 के कैप और वेक्टर b इक्वल टू दिया है 3i माइनस 2j प्लस के कैप। अब क्या लिखेंगे? a क्रॉस b निकाल लीजिए, लगे हाथ फट से, i j k क्रॉस निकालना, a क्रॉस b जानते हैं आप लोग निकालना, 1 2 3 और 3 माइनस 2 1। b का गुणांक यहाँ पे i j के कंपोनेंट का और यहाँ पे a का गुणांक हो गया। ठीक, चलिए गुणा करते हैं। i लेंगे तो हमको मिलेगा 2 प्लस 6, कैसे? ये कटेगा 1 2 1 2 और माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस इसमें मिलेगा 2 3 6 माइनस 6 तो यहाँ प्लस 6 हो जाएगा। ऐसे माइनस j लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस 9, कैसे? j लिए तो 1 1 9 3 3 9 माइनस 9, ठीक। प्लस के कैप लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 माइनस 2 माइनस कितना? 2 3 6 माइनस 6। इसको लिखेंगे तो 8i कैप प्लस 8j कैप माइनस 8 के कैप हो जाएगा। ये हो गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अब इसका मापांक निकाल लेते हैं, इसका मापांक निकालेंगे, या तो लिख दीजिए, लिखेंगे क्या लिखेंगे? अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b बराबर मॉड में रूट में क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 अट्ठाई 64 प्लस 8 अट्ठाई 64, देखिए 64 प्लस 64 प्लस 64 जोड़ेंगे भैया तो 4 4 8 4 12 की 2 हासिल 1 6 6 12 6 18 1 19 192 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 64 गुणे 3 यानी कि 8 रूट 3, ठीक।
8√3 क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था भैया। आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे। थैंक यू वेरी मच। और ये प्रॉब्लम जो है अभी इसके बाद हम 9, 10, 11 पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है सदिश बीजगणित का। ठीक, थैंक यू वेरी मच।